नमस्कार, मैं सुचित्रा गुप्ता आप सभी का देवभूमि समाचार में बहुत स्वागत करती हूं। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे हैं। जी हां, राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं इसे लेकर तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री धामी पहुंचे हैं दिल्ली, राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। इसी बीच आपको बता दें, कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। वहीं केंद्रीय नेताओं से सीएम धामी मुलाकात कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि कई नई चेहरों को कैबिनेट में जगह भी मिल सकती है। मंत्रिमंडल के विस्तार में इस बार नए चेहरों को जगह मिलेगी, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि पीएम के दौरे के ठीक बाद, यानी कि कल पीएम मोदी का उत्तराखंड का दौरा था और उसके ठीक बाद पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें, कैबिनेट में अभी 4 खाली स्थान हैं, जिसमें भर्ती को लेकर, यानी कि कैबिनेट में मंत्रियों के चुनाव को लेकर, चयन को लेकर चर्चाएं अब तेज हो गई हैं कि मुख्यमंत्री अब इसे लेकर दिल्ली पहुंच गए हैं और कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ उनकी मुलाकात होनी है। संभव मुलाकात को बताया जा रहा है, जिसके बाद इन चारों जो खाली स्थान है, जो कैबिनेट में 4 खाली स्थान है, उसे भरने को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के इस दिल्ली दौरे को लेकर काफी कुछ चर्चाएं तेज हो गई हैं। कैबिनेट विस्तार और फेरबदल की कसरत से जोड़कर भी इसे देखा जा रहा है। वही राजनीतिक गलियारों में चर्चा के लिए मंत्रिमंडल में जो 4 खाली स्थान है, उसे भरने के अलावा और भी मंत्री शामिल हो सकते हैं, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने हाल ही में यह भी बताया था कि मंत्रिमंडल विस्तार जल्द ही संभव है। वहीं उत्तराखंड में राजनीतिक घटनाक्रम, आपको बता दें कि पिछले महीने नगर निगम के जो चुनाव हुए थे, उसके बाद, साथ ही आपको बता दें, बजट सत्र के बाद से काफी चर्चा हो रही थी कि कैबिनेट में जो खाली जगह है उसे जल्दी भर लिया जाएगा। इसे लेकर महेंद्र भट्ट ने कुछ दिन पहले बयान भी दिया था और इसे ही लेकर यह देखा जा रहा है कि धामी सरकार में कैबिनेट विस्तार को लेकर धामी की ये दिल्ली यात्रा को जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि धामी की टीम में अभी 7 मंत्री हैं धामी को लेकर। आपको बता दें, मंत्री रेखा आर्या है, वहीं सुबोध उनियाल है, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल है, इसी के साथ साथ और भी कई मंत्री इसमें शामिल हैं। लेकिन कई नई चेहरों को जगह मिल सकती है और किन किन मंत्रियों के चयन हो सकते हैं, क्या कुछ मामले पर खबर है। विस्तार के साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, पीएम के दौरे के ठीक बाद मुख्यमंत्री का ये दिल्ली दौरा कितना अहम माना जा रहा है? देखिए, ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली जाना उत्तराखंड में एक बार फिर चर्चाओं का बाजार गर्म करने वाला नजर आ रहा है। जिस प्रकार से सियासत में उबाल चल रहा है और जो आरोप प्रत्यारोप के दौर पिछले दिनों यहाँ पर चले, तो ऐसे में एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा जोरों पर होने लगी है। और अगर राजनीति के जानकारों की माने तो सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि सिर्फ कुछ ही समय और बचा है, यहाँ पर मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है और बड़े स्तर पर फेरबदल की भी संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में एक बार फिर ये कई मंत्रियों के हटने की संभावना यहाँ पर ज्यादा नजर आ रही है। और जो बताया जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं, वो यही है कि दिल्ली में इन सब चीजों को लेकर मंथन चल रहा है। पार्टी हाईकमान से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार बातचीत कर रहे हैं, उनसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि राज्य के भीतर बेहतर विकल्पों के आधार पर काम करने का तरीका यहाँ पर निकाला जा सके। जिस प्रकार से सरकार के मंत्रियों के खिलाफ इस समय आम जनता में आक्रोश भड़का हुआ है, उस आक्रोश को देखते हुए समझा जा सकता है कि 2 से 3 मंत्रियों की यहाँ पर मंत्रिमंडल से छुट्टी होना यहाँ पर लगभग तय माना जा रहा है। और अगर कुछ बड़ा फेरबदल यहाँ पर होता है तो कुछ जो दूसरे बचे हुए जो मंत्री होंगे उनके विभागों में भी फेरबदल यहाँ पर हो सकता है और कुछ नए चेहरों को मंत्रिमंडल में यहाँ पर जगह दी जा सकती है। जबकि इसके अलावा जो पार्टी के सूत्र बता रहे हो, ये है कि आने वाले कुछ दिनों में कह सकते हैं कि होली के बाद या होली तक ये बड़ी संभावना यहाँ पर नजर आ रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना और तेज यहाँ पर हो सकती है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरे यहाँ पर शामिल हो सकते हैं, जो क्षेत्रीय और जातीय समीकरण के हिसाब से पार्टी का संतुलन और सरकार का संतुलन बनाने में बेहतर साबित हो सकते हैं। तो अब देखना यही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली से
क्या कुछ लेकर यहाँ पर आते हैं, किस तरह की बातचीत उनकी रहती है और क्या कुछ होने की संभावना यहाँ पर बनती है। लेकिन जिस प्रकार से मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा यहाँ पर हुआ है, प्रधानमंत्री के दिल्ली वापस जाते ही जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी देर शाम तक दिल्ली यहाँ पर पहुंचे हैं, तो फिर ऐसे में ये चर्चाओं का बाजार पूर्ण जोर से यहाँ पर चल रहा है और ये कहा जा सकता है कि जल्द ही धामी मंत्रिमंडल की विस्तार की संभावना भी यहाँ पर बड़ी हो सकती है। जी अभय, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद ही चंपावत से विधायक हैं, जबकि पौड़ी गढ़वाल से 2, देहरादून से 2, टिहरी अल्मोड़ा और ऊधम सिंह नगर जिले से एक मंत्रिमंडल में नेता उनके शामिल हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि अब हरिद्वार, पिथौरागढ़, बागेश्वर या नैनीताल से जो नए चेहरे सामने आ सकते हैं, या फिर कुछ अलग प्लान मुख्यमंत्री और पीएम मोदी के बीच ये चल रहा है? क्या कुछ इस पे जानकारी है? देखिए, बीजेपी के जो वर्क कल्चर रहा है, जो बीजेपी का काम करने का तरीका रहा, बीजेपी संगठन ने पिछले दिनों जो झलकियां यहाँ पर दिखाई है, उसमें साफ तौर पर समझा जा सकता है कि अगर मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना तेज हो रही है, मंत्रिमंडल विस्तार यहाँ पर हो रहा है, तो फिर 4 नए चेहरे यहाँ पर पूरे होंगे। यानी जो मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या जो अभी खाली है, 4 जो रिक्त पद चल रहे हैं, उन सभी 4 पदों पर नए चेहरे यहाँ पर भरे जा सकते हैं। उस पर कह सकते हैं कि हरिद्वार से किसी बीजेपी के जो वरिष्ठ विधायक हैं उनको यहाँ मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। गढ़वाल से एक बार फिर यहाँ पर एक और नए चेहरे को यहाँ पर शामिल किया जा सकता है। और इसके अलावा कुमाऊं में भी ये कह सकते हैं कि नैनीताल या फिर बागेश्वर जनपद से किसी एक को यहाँ पर दावेदारी यहाँ पर मिल सकती है। लेकिन अभी ये कहा जा सकता है कि ये सब चीजें तो सिर्फ एक कयास मात्र यहाँ पर चल रहा है, लेकिन बीजेपी के लेकर जो बातचीत यहाँ पर चल रही है उसमें कहा जा सकता है कि गुजरात का मॉडल भी यहाँ पर उत्तराखंड में अपनाया जा सकता है। यानी पूरा के पूरा मंत्रिमंडल नीचे से लेकर ऊपर तक, चाहे मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, पूरे के पूरे नए चेहरे यहाँ पर आ सकते हैं, नया रिसपल यहाँ पर हो सकता है। ये कुछ ही समय में यहाँ पर पता चल पाएगा, कुछ ही दिनों में इन सब चीजों की जानकारी स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरीके की समीकरण यहाँ पर चल रहे हैं, जो राजनीति यहाँ पर चल रही है, इसे लेकर कई महीनों से कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया जाएगा, और बार बार विपक्ष इसे लेकर कई आरोप लगाता रहा है। इस पर विपक्ष का क्या कुछ कहना है, क्योंकि इसे लेकर कई महीनों से चर्चा चल रही है। अब विपक्ष का सरकार को लेकर और कैबिनेट विस्तार पर क्या कुछ कहना है, जरा वो बताएं। देखिए, विपक्ष सीधे तौर पर इस समय सरकार को कटघरे में खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष ने कहा है कि पूर्ववर्ती जो भाजपा की सरकार रही है, यानी 2017 से लेकर 2022 तक जो भाजपा की सरकार यहाँ पर रही है, उसमें भी मंत्रिमंडल के जो रिक्त पद थे उनको भरने का काम भाजपा सरकार ने नहीं किया था। जब नेतृत्व परिवर्तन हुआ था तो उसके बाद नए चेहरों को मौका देने का काम बीजेपी ने यहाँ पर किया था। ये तब चीजें हुई थी जब पूरा नेतृत्व परिवर्तन यहाँ पर हुआ था। इसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद जो नई सरकार यहाँ पर बनी थी, उनके समय भी 3 जो मंत्री पद थे वो रिक्त रखे गए थे। उसके बाद एक दिवंगत मंत्री की आकस्मिक मृत्यु यहाँ पर हुई थी। उसके बाद रिक्त पदों की संख्या 4 यहाँ पर हो चुकी है, और पिछले 2 साल से लगातार संख्या ये 4 यहाँ पर बनी हुई है। यानी 4 मंत्री पद अभी भी मंत्रिमंडल के रिक्त बचे हुए हैं। और अगर क्षेत्रीय समीकरणों की अगर हम बात करते हैं तो हरिद्वार का प्रतिनिधित्व इसमें शामिल नहीं हो पा रहा है। यानी हरिद्वार से जिनको यहाँ पर नेतृत्व शामिल किया जाना चाहिए था, उनको यहाँ नहीं मिल पा रहा है। ऊधम सिंह नगर से भी अभी ये कह सकते हैं, बागेश्वर से कह सकते हैं, या फिर नैनीताल से कह सकते हैं, वहां पर अभी तक किसी को मंत्री बनाने का काम यहाँ पर नहीं किया गया। तो ये क्षेत्रीय समीकरणों के आधार पर कह सकते हैं कि नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके के कयास बीजेपी में होता है, जो बीजेपी में ये कह सकते हैं कि सुगबुगाहट चल रही है, वो पूरी तरीके से मंत्रिमंडल को रिसफल करने की बात यहाँ पर हो रही है, क्योंकि मंत्रियों का जो कामकाज है उसे जनता पसंद नहीं कर पा रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अभय तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता दें कि जब से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2022 के बाद से दूसरी बार कार्यभार संभाला है, तब से 3 पद पहले से खाली थे। उसके बाद एक मंत्री के निधन के बाद से रिक्त पद 4 हो गए थे, जिसके बाद से आपको बता दें लगभग 2 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, और अब तक ये पद, ये खाली जो स्थान है वो भरे नहीं जा सके, जिसे लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। हालांकि देखने की बात होगी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये दिल्ली दौरा अब कितना अहम है। रुक कर लेंगे अब अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि एक दिन के शीतकालीन यात्रा पर उत्तरकाशी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुखबा और हर्षिल से उत्तराखंड में शीतकालीन तीर्थयाटन और पर्यटन की जोरदार ब्रांडिंग की है। आपको बता दें प्रधानमंत्री ने तीर्थयात्रियों को, पर्यटकों से लेकर कॉरपोरेट और फिल्म उद्योग तक को विंटर सीजन में उत्तराखंड आने का निमंत्रण दिया। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के विंटर टूरिज्म की ब्रांडिंग धाम तपो टूरिज्म के तौर पर की है। आपको बता दें कि जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले
बीते दिनों माणा में हुए हिमस्खलन यानी कि हिमस्खलन में दिवंगत लोगों के प्रति दुख व्यक्त किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की यह भूमि आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत है और साथ ही प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड से अपना आत्मीय लगाव भी व्यक्त किया। लेकिन पीएम मोदी की ये उत्तराखंड टूरिज्म की जो ब्रांडिंग पीएम मोदी द्वारा की गई है, इसे लेकर अब पर्यटन पर क्या कुछ असर पड़ेगा, ये देखने की बात होगी। वहीं उत्तराखंड में चार धाम यात्रा को लेकर सभी विभाग अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो वहीं लोक निर्माण विभाग ने भी तैयारियों को लेकर कमर कस ली है। लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पांडे के अनुसार चार धाम यात्रा को लेकर जनवरी महीने से ही तैयारी जारी है। उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग के ऊपर अपर सचिव 2 बार सड़क मार्ग से चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जिलों का दौरा कर चुके हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि शुक्रवार को सभी अधिकारियों की बैठक भी ली गई है और आपको बता दें कि निर्देश भी दिए गए हैं कि एक चार धाम यात्रा से एक सप्ताह पहले ही यानी कि एक हफ्ते पहले सारे काम, सारी तैयारियां पूरी कर ली जाएं ताकि जो यात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं, उन्हें भी किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। हमारे प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है। बहुत सारे लोग इसमें आते हैं, देश विदेश से लोग आते हैं, तो उनके लिए हम लोग काफ़ी तैयारियां करते हैं। पीडब्ल्यूडी की तरफ से हम लोग पहले से जनवरी से हम लोग ने तैयारी शुरू की है। सारे जो विभाग हैं जो इसमें काम करते हैं, भारत सरकार की जो एजेंसीज हैं, उनके साथ भी 2 राउंड की बैठक हम लोग कर चुके हैं। हमारे अपर सचिव हैं, अभी पिछले हफ्ते ही चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी का दौरा करके आए हैं। जो चारधाम की रोड है उनको देख के आए हैं। उन्होंने जो कमेंट दिए हैं वो हम लोगों ने उनके साथ शेयर किए हैं और नेक्स्ट वीक रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अप्रैल महीने से शुरू हो रही चारधाम यात्रा में इस बार यात्रियों को डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरना होगा। बता दें कि फॉर्म में यात्रियों को रहने और खाने की व्यवस्था का पूरा विवरण देना होगा और ये भी बताना होगा कि यातायात निदेशालय ने क्या कुछ इसे लेकर तैयार किया हुआ है, क्योंकि गाइडलाइन तैयार की गई है यात्रा को लेकर और इसी के अनुसार यात्रियों को डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। वहीं इस नियम से चारधाम यात्रा संचालित करने वाले परिवहन व्यवसायी नाराज हैं। आपको बता दें, परिवहन व्यवसायियों ने इस नियम को लागू नहीं करने की मांग की। बावजूद जबरदस्ती इस नियम को लागू किया जाता है तो परिवहन व्यवसायियों ने आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। आपको बता दें कि उत्तराखंड परिवहन महासंघ के अध्यक्ष सुधीर राय ने बताया है कि इस नियम के लागू होने से चारधाम यात्रा पूरी तरीके से चौपट हो जाएगी। वहीं सुधीर राय ने आरोप भी लगाया है कि कोरोना काल के बाद से सरकार लगातार चारधाम यात्रा को चौपट करने में लगी हुई है, लेकिन सरकार एक ओर चारधाम यात्रा को बढ़ावा देने का काम कर रही है। वहीं पीएम मोदी भी इसे लेकर लगातार बयान देते रहे हैं और वहीं यात्रा पर भी आए थे, लेकिन अब रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता को लेकर व्यवसायियों में असंतोष की भावना जाग पड़ी है। यात्रा में जाने वाली बसें हैं, यात्री हैं, उनका रजिस्ट्रेशन तभी होगा जब वो लोग वहाँ पे होटल की बुकिंग्स वगैरह दिखाएंगे या धर्मशालाओं की बुकिंग्स दिखाएंगे। और उसके अलावा अगर वो बिना उसके जाते हुए पाए गए तो उनके चेक पोस्ट से वो गाड़ियाँ उनकी वापस आ जाएंगी और उनको चेक पोस्टों से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। तो उसके लेकर हमने एक विरोध दर्ज किया। और वहीं उत्तराखंड में पर्यटकों को हेली सेवा उपलब्ध के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। आपको बता दें, सीमांत क्षेत्रों तक हेली सेवाओं का विस्तार हो सके तो वहीं इसे लेकर अब जल्द से जल्द हेली सेवाओं के विस्तारीकरण के मामले पर जानकारी देते हुए यूकाडा की सीईओ सोनिका ने कहा है कि राज्य में इस महीने तक जिलों में हेली सेवा शुरू हो जाएगी, जिसमें नैनीताल के नौचिकिया और बागेश्वर में हेली सेवा शुरू की जाएगी और इसमें डीजीसीए के इंस्पेक्शन भी हो चुके हैं और जल्द ही हेली सेवा विस्तार पर हम काम कर रहे हैं और इसे जल्द ही पूरा भी कर लिया जाएगा। हम लोगों के द्वारा जो नेक्स्ट प्लान है वो नौकुचिया ताल नैनीताल में और बागेश्वर है। इन 2 ज़िलों की हमारी पूरी कार्रवाई हो चुकी है, डीजीसीए का इंस्पेक्शन हो चुका है और अब हम आगे इसको चला देंगे। मोर और लेस हम इस महीने कोशिश करेंगे कि वो वाली जो यात्रा है हमारी चल जाए। इसके अलावा हम लोगों ने एक देहरादून से पंतनगर का हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो उसका टेंडर फ्लोट हो जाए और जो हमारी चारों धाम हैं हम लोग इस बार कोशिश कर रहे हैं कि हमारे चारों धाम जो है वो हेली सेवा से करें। वहीं अगली खबर चमोली से है, जहां गोपेश्वर मुख्य बाजार और कलेक्ट्रेट में हरसिल में आयोजित शीतकालीन पर्यटन कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया, जिसमें जिला स्तरीय अधिकारियों ने हिस्सा भी लिया। इसके साथ ही गोपेश्वर मुख्य बाजार में लोगों ने इस
प्रसारण को लाइव देखा, वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के टिम्बरसेन महादेव माणा गांव में टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर नए सिरे से विकसित हो रहे हैं, ऐसी बात अपने संबोधन में कही। वहीं देश के नौजवान पीढ़ी से आग्रह करते हुए उन्होंने कहा कि सर्दियों में देश के बड़े हिस्सों में कोहरा होता है और सूर्यदेव के दर्शन नहीं होते हैं, तब पहाड़ों में धूप का आनंद मिलता है और ये स्पेशल इवेंट बन सकता है। और साथ ही साथ गढ़वाली में भी इसे क्या कहेंगे, तो इसे लेकर उन्होंने धाम तपो पर्यटन के नाम से उत्तराखंड के शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा दिया और साथ ही साथ सभी लोगों को यात्रा पर आने का आग्रह किया। रुक करेंगे अब अगली खबर की ओर। आपको बता दें, राजभवन में आज से रंग बिरंगे फूलों का मेला लग गया है। 3 दिनों के वसंत उत्सव यानी कि 2025 का शुभारंभ राज्यपाल लेफ्टिनेंट गुरमीत जनरल ने किया। आपको बता दें कि पहले दिन दोपहर 1 बजे से शाम 6 बजे तक और 8 और साथ ही 9 मार्च को सुबह 9 से शाम 6 बजे तक आम लोगों के लिए राजभवन में निःशुल्क प्रवेश रखा गया है। इस आयोजन में 15 मुख्य प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया है। साथ ही साथ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार भी दिया जाएगा। वहीं राज्यपाल के निर्देश में इस साल वसंत उत्सव में कई नई पहल भी शुरू की गई है। वहीं उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय ने इस आयोजन में आने वाले लोगों की गणना के लिए AI एप्लीकेशन तैयार किया है और ये आयोजन आपको बता दें कि 3 दिनों तक चलने वाला है। अगले कुछ दिनों में होली है और इसे लेकर ही फूलों का ये उत्सव राजभवन में शुरू किया गया है। वहीं देहरादून नगर निगम में सफाई व्यवस्था से जुड़े टेंडर मामले में विजिलेंस की जांच अब शुरू हो गई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद विजिलेंस की टीम नगर निगम पहुंची और वहां से टेंडर से जुड़े अहम फाइलों को अपने कब्जे में ले लिया। वहीं विजिलेंस के एडीजी वी मुरुगेशन ने पुष्टि की कि हाईकोर्ट में मामले को लेकर अपील दायर की गई थी, जिसके आधार पर यह आदेश जारी हुआ है। आपको बता दें, आदेश की पूरी जानकारी के लिए विजिलेंस ने कोर्ट से संबंधित दस्तावेज मंगवाए और साथ ही साथ आगे की कार्रवाई भी कर रही है। वहीं कूड़ा उठान को लेकर, जैसा कि आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, पूरे देहरादून में कूड़ा उठान को लेकर लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मामला अब कोर्ट पहुंच चुका है। वहीं फिल्म अभिनेता अनुपम खेर आज अपने 70वें जन्मदिन को मनाने के लिए अपने दोस्त अनिल कपूर के साथ हरिद्वार पहुंचे, जहां वह सबसे पहले हरिद्वार के हरिहर आश्रम पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया, जिसके बाद उन्होंने गौ पूजा की और उसके बाद परदेश्वर महादेव की भी पूजा की। इस मौके पर उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म उत्तराखंड में बनी फिल्म तन्वी द ग्रेट को लेकर अपने प्रशंसकों से फिल्म देखने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि इस फिल्म में उन्हें उत्तराखंड सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा पूरा सहयोग मिला है। महाकुंभ में स्वामी जी को मिला था, उनके शिविर में रहा था 2 दिन। तो चूंकि आज एक मील पत्थर का बर्थडे है, तो मुझे लगा कि मैं इस आश्रम में आकर अपना पूजा करवाऊंगा, ताकि और मेरे जो जितने भी दोस्त हैं, जितने भी मेरे करीबी लोग हैं, उन सबको साथ लेकर एक सनातन तरीके से अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करूंगा। तो यहाँ मैं आया हूँ, मैं गुरु जी का और आश्रम में जितने भी साधु लोग हैं उनका शुक्रिया, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। इतने खूबसूरत तरीके से, इतने धार्मिक तरीके से मेरा बर्थडे मनाया गया है, मेरा शुभ दिन मनाया गया है। इससे बड़ा आशीर्वाद हरिद्वार नगरी में आकर, गंगा के किनारे हम रह रहे हैं और यहाँ पर आशीर्वाद जो मिला है, इससे बड़ा आशीर्वाद मेरा और क्या मिल सकता है मुझे। भगवान से तो हमेशा मांगने ही आते हैं, बस स्वास्थ्य ठीक रहे, किरण जी का स्वास्थ्य ठीक रहे। हमने एक जो फिल्म बनाई है तन्वी द ग्रेट, वो इस साल रिलीज होगी, जो मेरे निर्देशन में बनी है, उसको भगवान सफलता दे, लोगों तक पहुँचे। वो एक संदेश वाली फिल्म है और मेरे सारे दोस्तों के साथ यहाँ आया हूँ, अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जीवन की। और बाकी तो भगवान से मन की शांति सब कुछ मिलता है, देश की। तो यहाँ सबका आशीर्वाद मिला और बहुत खुशी है मुझे यहाँ आकर। मेरे दोस्त, मेरे मित्र, कितने सालों से हम दोस्त हैं? बहुत सालों से 40 साल से दोस्त हैं, 35-40 साल से। बहुत फिल्मों में भी काम किया। बहुत फिल्मों में काम किया है। ये मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं, मेरे भाई हैं और मैं
इनके राशन कार्ड में मेरा नाम लिखा हुआ है कि मैं इनके यहाँ ही रहता हूँ, और उसके अलावा इनके परिवार से मेरे पारिवारिक संबंध है। और मैंने जैसा कि आपको तो वहीं स्वास्थ्य निदेशक कुमाऊं मंडल डॉक्टर NS कुंजाल ने अपने दौरे के दौरान लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया और अस्पताल की व्यवस्थाओं पर संतोष भी जताया। निदेशक स्वास्थ्य ने अस्पताल के वार्ड, फार्मेसी, चिकित्सालय रूम और साथ ही साथ आपको बता दें अल्ट्रासाउंड रूम, लैब इत्यादि का निरीक्षण करते हुए अस्पताल में भर्ती मरीजों से उपचार संबंधी जानकारी भी ली। साथ ही साथ CMO चंपावत ने डॉक्टर देवेश चौहान को मरीजों को अधिक से अधिक सुविधा देने के निर्देश भी दिए। वहीं स्वास्थ्य निदेशक गुंजाल ने कहा कि CMO चंपावत के नेतृत्व में जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर चल रही हैं और आगे उन्होंने कहा है कि लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में फिजिशियन और स्त्री रोग विशेषज्ञ की तैनाती भी हो चुकी है। साथ ही साथ जल्द ही बाल रोग विशेषज्ञ की तैनाती भी कर दी जाएगी। यहाँ पे बाकी सब चीज़ ठीक चल रही है और यहाँ के क्या कहते हैं CMO साहब ने काफ़ी मेहनत करके इधर व्यवस्थाएं ठीक कर रखी है और व्यवस्थाएं और आगे जो है सुदृढ़ होने की संभावना है, क्योंकि जैसे गायनेकोलॉजिस्ट भी ज्वाइन कर लिए है। अगली खबर सोमेश्वर से है, जहां पुलिस थाना सोमेश्वर के परिसर में गुलदार बेखौफ टहलता नजर आया, जिसे देखकर रात ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारी भी डर गए। जिसके बाद से थाने में लगे CCTV फुटेज में गुलदार परिसर में बेखौफ टहलता दिखाई दिया। वहीं थानाध्यक्ष कश्मीर सिंह ने बताया कि गुलदार कुछ समय बाद वहां से मेन रोड की ओर चला गया। वहीं बताते हुए आपको बता दें कि दर्जनों गाँव में गुलदार के आतंक से ग्रामीण दहशत में है। वहीं चनौदा, लोध घाटी, मनसा घाटी और मनान क्षेत्र में पिछले एक पखवाड़े में गुलदार लगभग 1 दर्जन मवेशियों को निवाला बना चुका है। इसे लेकर देर शाम गुलदार को टहलता देख अब पुलिस के साथ साथ ग्रामीणों में भी दहशत दिखाई दे रही है। उसी के साथ देवभूमि समाचार में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।